What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Still और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो ये बताइए कैसी रही आप लोगों की दीपावली? अच्छे से सेलिब्रेट की कि नहीं की? कौन सा ऐसा इंसान है जिसने एक भी पटाखा नहीं फोड़ा और कौन सा ऐसा है जिसने पटाखों की झड़ी लगा दी है? यानी कि कैसे कैसे आप लोगों ने अपनी दीपावली सेलिब्रेट करी, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें जो भी आप लोगों ने अपने परिवार के साथ में एंजॉय की। तो अगर आप लोगों को लगता है शेयर करने लायक है तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी पढ़ाई करेंगे, काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर नया जानने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मुझे मिला यहाँ पर, आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया था क्वेश्चन पेपर, स्टेट पीसीएस का है। जब एग्जामिनर आप लोगों को फंसाने पे आ जाता है ना, तो फिर ऐसे ऐसे ऑप्शन सेट करता है कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस जो है वो शानदार होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको बोला गया 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोवाइड कराने के लिए ग्लोबल ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया कि किस पर्टिकुलर एरिया में वो फोकस देकर चल रहा है, यानी कि कौन से एरिया उसके एक्शन के हैं। अब आप लोग ऑप्शन सुनिए यहाँ पर। पहला बोला गया यहाँ पर पीपल, प्लानिंग, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। दूसरा बोला गया यहाँ पर पीपल, पीस, इसी के साथ में प्रोस्पेरिटी, प्लानेट एंड पार्टनरशिप। तीसरा बोला गया पीस, पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लानेट्स एंड पार्टनरशिप। चौथा बोला गया पीस, पीपल, प्लानिंग, प्लैनेट एंड पार्टनरशिप। अब आप लोग इनको, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने एक बार को सुना नहीं होगा, उसका तो देखिए सर घूम ही जाएगा कि ये तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा वो भी एक बार को सोचने के लिए मजबूर होगा, और जिसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा ना वो भी एक बार को ध्यान से पढ़ेगा, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है रिवेन्यू विलेज के बारे में। रिवेन्यू विलेज क्या होता है, फॉरेस्ट विलेज क्या होता है, अभी उसके बारे में भी यहाँ पर अभी न्यूज देखने को मिली। तो ये भी एक काफी प्यारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसके बारे में बात करूंगा, उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखे गए, ठीक है। इसी के साथ में कोविड-19 के कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि और भी कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। तो आज जो है ये आर्टिकल मैंने इधर उधर से सारे इकट्ठे किए हैं। आज जो है द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, तो जिसको ये लगता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है, तो फिर आप लोग वीडियो को यहीं पर ही बंद कर सकते हैं। पर जिसको ये लग रहा है कि चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, तो वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था और मैंने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए, तो एक बच्चा बोला था सर बता तो देते द हिंदू नहीं है, तो मेरे माइंड से निकल गया। पढ़ाने बैठा तो मुझे लगा कि आज स्टार्टिंग में बताना है, ठीक है। जिसको लगता है कि द हिंदू नहीं देखना है तो द हिंदू नहीं है, ठीक है। न्यूज है इंपॉर्टेंट काफी सारी, जिनके कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा और काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, जिनके गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा अगर आप लोगों से पूछो, तो वीडियो को पॉज कीजिए 1 सेकंड के लिए और आंसर दीजिए, और उसके बाद में फिर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखेगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर समझिएगा। बेसिकली अभी आप लोगों को पता है टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये किस किस एरिया में डिवाइड होते हैं, तो बेसिकली इनको 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा अगर इनको डिवाइड कर देखेंगे। जैसे सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, इसी के साथ में यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे सोशल वेलफेयर की बात करें तो क्या बोलेंगे भाई साहब, हेल्थ के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें, तो ये सोसाइटी के वेलफेयर ही तो हो गए एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। इसी के साथ में इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो क्लाइमेट के बारे में बात करें, लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करें, लैंड के बारे में बात करें, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो कैसे गरीबी मिटानी है, ठीक है। कैसे डिसेंट वर्क के बारे में बात करें, इंडस्ट्री वगैरह के बारे में कैसे तरीके से बात करें, सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप लोग इन गोल को सबको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ये बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक और यहाँ पर वो इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक, ये 3 क्राइटेरिया में आप लोग इनको डिवाइड करते हैं इक्वली, ठीक है। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, ये यहाँ पर 3 डायमेंशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। तो पहला तो एक क्वेश्चन आप लोगों से ये बन सकता है एक्स्ट्रा एग्जाम के अंदर में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर बन जाएगा, ये 5P के बारे में बात करता है। 5P में क्या है यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। एक तो है पीपल, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरा है प्लैनेट, यानी कि जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं। प्रोस्पेरिटी, यानी कि एक तरीके से कितना प्रोस्पर होना चाहिए, ये तभी होगा जब हम लोग सब अच्छे से चीजों को एंजॉय करेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ध्यान रखते हुए। पीस यानी कि शांति के बारे में, और पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो
तो यहां पर अगर आप लोग बात करिए तो पार्टनरशिप इसने लिख भी रखा है लास्ट वाला गोल, जब आप लोग यहां पर उठाकर देखोगे तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया कि कल को क्लाइमेट चेंज जैसी अगर कोई मुद्दे को आप लोग को टैकल करना है तो एक पर्टिकुलर कोई इंसान अकेला उसको टैकल नहीं कर पाएगा यार, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। यानी कि अकेला इंसान उस चीज को नहीं सुधार पाएगा जो हजारों लोगों के द्वारा, लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा मिलकर उसको बर्बाद किया गया, मतलब कईयों सालों में, ठीक है। तो यानी कि उसको हम लोग इतनी जल्दी नहीं सुधार सकते, तो सब मिलकर जब साथ में आएंगे तभी हम लोग इसको सुधार पाएंगे। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये बेसिकली अगर देखिए तो सबसे पहले तो लोगों के बारे में बात की जा रही है, प्लैनेट के बारे में बात की जा रही है, प्रोस्पेरिटी के बारे में, पीस के बारे में और यहां पर पार्टनरशिप के बारे में। अब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, प्लानिंग के बारे में तो कहीं भी बात नहीं की गई इसके अंदर। अगर आप लोग देखें है कहीं पर प्लानिंग लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो जहां जहां पर प्लानिंग है तो प्लानिंग यहां पर है, वो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। अब ये दो ऑप्शन काफी खतरनाक है, इन दोनों में अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर ये ले डूबेगा। आप लोग देखते हैं यहां पर बेसिकली क्या बात की जा रही है, पीपल के बारे में बात की जा रही है, इसमें भी है, पीस के बारे में बात की जा रही है, इसमें भी है, प्रोस्पेरिटी के बारे में बात की जा रही है, इसमें भी है, प्लैनेट के बारे में बात की जा रही है, इसमें भी है, और पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है, इसमें भी है। बस यहां पर प्लैनेट्स कर दिया इसने ओनली लगाकर, ठीक है। तो प्लैनेट्स नहीं है, यहां पर प्लैनेट के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जो आप लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो इसलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जब आप लोग लेकर चलोगे तो आप लोगों से आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यार कुछ भी कभी भी अगर कुछ देखना है ना, बस रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। जितना ज्यादा चीजों को आप लोग समझोगे उतने ही लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। तो ये था बेसिक पर्पज इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आप लोगों ने बात की, इसके बाद में फिर आप लोगों को रिवेन्यू विलेज के बारे में बात करूंगा। अभी यहां पर आप लोगों ने देखा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको कोफ 26 हम लोगों ने बोला, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पर देखने को मिली, ये ग्लासगो आप लोगों को यूके में देखने को मिली। तो ये यहां पर 26 जो कॉन्फ्रेंस होगी इसमें ये बोला गया कि क्लाइमेट रिस्क जो है वो रिमेन रहने वाला है अगर वर्ल्ड जो है वो 1.5 डिग्री पर भी कंट्रोल कर लेता है, यानी कि और अच्छे लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा ये बातें बोली गई है, और ये बातें कहीं में बोली गई है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो बोला गया द एडेप्शन गैप रिपोर्ट, बात की जा रही है द गैदरिंग स्टॉर्म, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा रिपोर्ट का नाम है, यानी कि जहां जहां पर भी जो जो तूफान, जो उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिली उनको गैदर किया जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, ये अभी रिलीज की गई ग्लासगो के अंदर में ही। तो यहां पर बोला गया कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया गया, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो चल रही है यहां पर 26 ग्लासगो के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि आज की डेट में 1.1 डिग्री जो वार्मिंग पर हम लोग बैठे हैं, 1.1 डिग्री मतलब गर्म प्लानेट है आज की डेट में, तभी भी इतने सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तभी भी इतने सारे जो है दिक्कत में चीजें आ रही हैं। सोचिए अगर ये 1.5 पर हो गया तो भी चीजें सुधरने वाली नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं 1.5 काफी अच्छा है, और अगर जैसी हरकतें चल रही हैं उसी हरकतें चलते रहे तो यहां पर ये 2 से भी ऊपर जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा आने वाले टाइम में, जितना भी आप लोग बढ़ा रहे हैं, ये यहीं पर ही कंट्रोल नहीं किया तो आप लोग चीजों को नहीं सुधार पाओगे। तो यानी कि 1.5 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो भी कोई ज्यादा अच्छा टारगेट नहीं है आप लोगों का कि आप लोग सोच रहे हैं सुधर जाएगा, क्योंकि 1.1 पर भी पृथ्वी के मैक्सिमम ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि दिक्कत आने वाली है। रिपोर्ट में क्या बातें बताई गई, रिपोर्ट में ये बोला गया कि आप लोगों को आने वाले टाइम में लगभग मोटे मोटे तौर पर जो अभी बोला गया ना 100 करोड़ जो 100 करोड़ डॉलर यहां पर खर्च करने हैं बेसिकली, ठीक है। 100 करोड़ बिलियन डॉलर पर ईयर की बात की गई थी, ठीक है। पर लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि 100 नहीं 140 से लेकर 300 बिलियन पर ईयर लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों को 2030 तक का। और अगर आगे लेकर चलना है तो लगभग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 280 से लेकर 500 बिलियन डॉलर पर ईयर आप लोग खर्च करोगे 2050 तक का, तब जाकर चीजें सुधरने वाली है। और ये डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि अमीर देश तो फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। आप लोग ये सोचिए किसी एरिया में बाढ़ आ गई, वहां पर कौन डूबेगा, गरीब इंसान डूबेगा, उसका घर बहा जाएगा। अमीर इंसान जो होगा वो पहले तो ऐसे एरिया में कभी घर बनाएगा नहीं आकर जहां पर बाढ़ वगैरह में इतनी जल्द चीज डूब जाए, और अगर कहीं पर होगा भी तो उसके घर में इतनी सारी मंजिलें होंगी कि आसानी से उसको जरूरत ही नहीं नीचे की 4-5 मंजिलें डूब भी जाए, अंबानी अदानी टाइप के लोग, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो यानी कि हमेशा एक गरीब तबके का इंसान ही मरेगा, तो हमेशा गरीब कंट्री मरेंगी जब भी कोई दिक्कत ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये बोला गया कि अगर हम लोग 1.5 डिग्री पर भी अगर कंट्रोल करके लेकर आते हैं तो भी कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करेंगे हम लोग, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये बात इनके द्वारा बोली गई यहाँ पर, जो कि अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कुछ और मुद्दे यहाँ पर जो सोचने समझने वाले हैं, ये इनके द्वारा क्यों बोला गया है। इनके द्वारा ये बोला गया जब आज के डेट में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो अभी यूरोप में, जर्मनी में देख कितनी खतरनाक बाढ़ आई,
चाइना में कितनी खतरनाक बाढ़ आई, तो यूरोप के कई सारे हिस्से में अभी बाढ़ देखने को मिली। ठीक है, अगर आप लोगों से बात करें तो यहां पर आप लोगों को ये यूरोप देखने को मिलेगा, तो पूरा ये यूरोप एक कॉन्टिनेंट हो गया यहाँ पर, तो कई सारे एरिया में यहाँ पर बाढ़ देखने को मिली, जैसे जर्मनी हो गया, और भी कई सारे एरिया में यहाँ पर बाढ़ निकल कर आई, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें इनको देखने को मिली। चाइना में भी यहाँ पर रिसेंटली अभी बाढ़ देखने को मिली, तो काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं, इसी के साथ में जैसे कि पैसिफिक वाले रीजन में, ठीक है, वहां पर काफी ज्यादा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में खासकर बात करें तो हीट वेव देखने को मिली, यानी कि जहां पर बर्फ पड़ता है 12 महीने, वहां पर भी आप लोगों को बेसिकली गर्म हवाएं देखने को मिली। इसी के साथ में जो ग्रीस है, यहां पर अभी बात करें तो वाइल्ड फायर देखने को मिली। फ्लड मॉनसून के टाइम पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग यहाँ पर इंडिया यानी कि हमारे देश में कई जगह आप लोगों को बाढ़ देखने को मिली। तो बोला यह जा रहा है ये हरकतें तब हो रही हैं जब टेम्परेचर ओनली 1.1 डिग्री सेल्सियस है, जितना आप लोग टारगेट लगकर चल रहे हैं वो है आप लोग का 1.5, यानी कि अगर 1.5 पहुंच पाता है तो ये सारी चीजें कंटिन्यू रहने वाली है, प्लस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, उससे और ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट यहां पर पड़ेंगे। तो आप लोग ऑलरेडी फेलियर की कैटेगरी में खड़े हुए और फेलियर को ही अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों को तो 1.1 से नीचे जाने के टारगेट बनाने चाहिए, ये यहां पर ये रिपोर्ट बोल रही है। अगर बात करें आज की डेट में तो सबसे पहले इनके द्वारा बोला गया कि आप लोगों को मिटिगेट करने के ऊपर फोकस देना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोअर करना चाहिए इंपैक्ट जो कि लॉन्ग टर्म है, बेसिकली लॉन्ग टर्म कॉस्ट के ऊपर फोकस देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस आज काम कर लिया और निपट गए, ऐसा नहीं कि डेली पढ़ना है भाई साहब, डेली रिविजन करना है, डेली नहाते हो डेली खाते हो ना, डेली घर वालों से फिर कहीं घूमने फिरने या बातें करने वाले सारे काम करते हो ना, फिर डेली आप लोग क्यों नहीं करोगे जो पर्टिकुलर काम है। ठीक है, तो डेली ही आप लोगों को सारे काम करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसी के साथ में जो एम्बिशन है वो एडेप्शन की आप लोग की और अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 1 पॉइंट का आप लोगों को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को कम करना चाहिए, अभी 0.1 और कम करना चाहिए, और आप लोग 1.5 पर जाकर रुकने की बात करो। पर्टिकुलर फॉर फाइनेंसिंग और इंप्लीमेंटेशन, जिन देश के पास पैसा नहीं है उनको पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। और इसी के साथ में क्रिटिकल टू कीप एक्सचेंज गैप फॉर एक तरीके से वाइडनिंग, यानी कि एक तरीके से और ज्यादा आप लोग इसको बढ़ाओगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो कई सारे मुद्दे यहां पर इनके द्वारा बोले गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बहुत क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है आज के डेट में डेवलपिंग कंट्री पर जब बोला गया, यहां पर बोला गया था कि 100 बिलियन जाएगा, ओनली 79.6 बिलियन गया 2019 में। तो कहां से चीजें सुधरने वाली है, एस्टिमेशन कॉस्ट जो यहां पर आने वाली है ये 10 टाइम्स और ज्यादा आने वाली है आने वाले टाइम में, जो अभी यहां पर कॉस्ट आ रही है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज के डेट में आप लोगों ने अपनी हेल्थ बर्बाद कर बहुत कुछ आप लोगों ने अचीव कर लिया, बंगला गाड़ी शोहरत सारी चीजें होगी, पर लेकिन वो हेल्थ उस लेवल पर डिट्रोइट आप लोगों ने कर दी, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, कि अब आप लोग उससे रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ये बेसिकली मुद्दा यहां पर बताया गया है। तो आप लोगों को पहले से ही चीजों को साथ में लेना पड़ेगा। तो फाइनेंसिंग इंप्लीमेंटेशन के बारे में अगर बात करें तो ये आप लोगों को अभी से लेकर चलना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में 5 से लेकर 10 गुना आप लोगों को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वही चीज अचीव करने के लिए जो आज के में अगर कोई सामान आप लोग मान लीजिए 1 रुपए का खरीद रहे हैं ना, आने वाले टाइम में अगर हरकतें चलती रही उसी काम को आप लोग करने के लिए 10 रुपए लगेंगे। तो सोचिए अगर 1 करोड़ का है तो उसी काम को करने के लिए आप लोगों को 10 करोड़ लगेंगे। सोचिए इसी तरीके से अगर और ज्यादा इसको लगा दे आप लोग इसी तरीके से बढ़ाते बढ़ाते तो उतना कॉस्ट यहां पर आने वाले हैं। तो यूएनईपी की जो रिपोर्ट है वो बोल रही है कि अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में अभी फिलहाल कि चीजों को सुधारो। जैसे अभी कोविड-19 आ गया, कोविड-19 के चलते सब ये बोलने लगे यार इकोनॉमी बर्बाद हो गई, इकोनॉमी बर्बाद होगी, तो इकोनॉमी को सुधारना है, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने की जब आप लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग बात करें कोयले को और ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, मेथेन और ज्यादा निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलत तरीका है आप लोगों का चीजों को सुधारने का। आप लोगों को तो फोकस देना चाहिए रिन्यूएबल चीजों के ऊपर, आप लोगों को फोकस देना चाहिए बेसिकली सोलर एनर्जी के ऊपर, आप लोगों को फोकस देना चाहिए विंड एनर्जी के ऊपर। पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर फिर से कोयले के ऊपर टूट पड़े हैं। इवन इंडिया ने भी ये बोला 2024 तक का हम लोग यहां पर कोयले को बढ़ाने वाले हैं। तो कोविड-19 से रिकवरी करने का ये अच्छा तरीका नहीं है, ये खतरनाक तरीका है। इसके इंपैक्ट आप लोगों को और ज्यादा ड्रोथ, स्टॉर्म या वाइल्ड फायर इनमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये बातें कहां बोली गई हैं, ये बातें बोली गई हैं द एडेप्शन गैप रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और कहां पर प्रस्तुत की गई, ग्लासगो में, जहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी हो रही है, ये याद रखिएगा, ये हो रही है 26। ठीक है, कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंडिया के अंदर हुई थी और सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताना है, कई बार बता चुका हूं, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है थोड़ा सा बड़ा है पर लेकिन काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और आप लोग किसी भी राज्य से अगर आते हैं निकलकर तो मैक्सिमम ये आप लोगों को लोकल एरिया में भी फायदा पहुंचाएगा। वो कैसे, वो भी आप लोग जान पाएंगे। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली वनतंगिया विलेजर के बारे में। ठीक है, तो VANTANGIA, तो ये बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें अभी यहां पर जो योगी जी है उनके द्वारा एक बात बोला गया यहां पर, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी आ गया
कि राम राज्य अगर कहीं पर है तो वनतंगिया विलेजर्स के पास में है। ये ऐसा क्यों बोला इनके द्वारा, तो वो हम लोग पूरा जानेंगे। पहले आप लोग समझिए, चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पिछले 25 साल से अपनी जो यहाँ पर दिवाली वगैरह है वो यहाँ पर इसी कम्युनिटी के पास में आसपास वाले गांव में जाकर सेलिब्रेट करते हैं हमेशा, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के चलते जो यहाँ पर वनतंगिया जो फॉरेस्ट विलेज है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 3 कोनिया जंगल 3, ठीक है, तो ये गोरखपुर वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर ये इनके द्वारा कई सारे बेसिकली डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं पहले लंबे समय से, यानी कि योगी जी जो है पहले काफी लंबे समय से यहाँ पर काम करते हुए आ रहे हैं। अब यहां पर अगर उत्तर प्रदेश से आप लोग निकल कर आते हैं तो देखिए यार आप लोगों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर दूसरे राज्य के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं भी आप लोगों से बात करूंगा। अगर बात करें इस कम्युनिटी के बारे में, ये कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। ये कम्युनिटी इंडिया में आई कहां से नॉर्मली, ओरिजिनली ये कम्युनिटी जो थी वो म्यांमार की रहने वाली थी, तो म्यांमार से इंडिया के अंदर आकर ये कम्युनिटी बसी और यहाँ पर ये वनतंगिया कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पर ये फॉरेस्ट के अंदर रहने लगे। ठीक है, इनके पास में कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पर जो बेसिकली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जब बने योगी जी 2017 में, उनके द्वारा जो भी यहाँ पर इन कम्युनिटी के जो गांव थे उनको रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रेवेन्यू विलेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले आप लोग ये समझिएगा, और अकेला यही रेवेन्यू विलेज नहीं है, और भी कई सारे ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे कि तनगिया शेड्यूल्ड ट्राइबल अगर आप लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर तनगिया जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ये कहां पर पाई जाती है, सहारनपुर हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके आसपास वाले रीजन में, तो यहाँ पर भी रेवेन्यू विलेज का स्टेटस दिया गया कई सारे गांव को। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो मैं आप लोगों को रेवेन्यू विलेज समझाता हूं ताकि आप लोग ढंग से चीजों को समझ सकें। रेवेन्यू विलेज बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जो कि बेसिकली यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर ला दिया गया इंस्टीड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसा एरिया जो पहले किसी जंगल के अंदर, मान लीजिए कोई जंगल है बहुत बड़ा, इसके अंदर एक छोटा सा कोई गांव है, तो जंगल के अंदर कोई गांव हो गया तो ये फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के अंदर आएगा क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर में, पर लेकिन इसको फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से हटाकर इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ला दिया तो इसको आप लोग रेवेन्यू विलेज बोलेंगे। जैसे ही ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो यहां पर इसको स्टेटस दिया जाता है बेसिकली रेवेन्यू विलेज का। तो किसके तहत दिया जाता है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसके हिसाब से यहां पर ये बेसिकली राइट दिया जाता है रेवेन्यू विलेज का। अब आप लोग बोलेंगे रेवेन्यू विलेज का मतलब क्या हो गया, क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि यहां पर जो प्रोविजन है यहां पर, ठीक है, टर्न कर देता है फॉरेस्ट विलेज को इनटू रेवेन्यू विलेज, इससे जो भी फैसिलिटीज है यहां पर एक्स्ट्रा वो सारी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है ताकि वो एक मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट कर सके। तो ये फंडा इनके द्वारा फॉलो किया जाता है। और फॉरेस्ट विलेज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेटलमेंट जो कि इनसाइड द फॉरेस्ट, यानी किसी जंगल के अंदर जाकर अगर किसी ने सेटलमेंट कर लिया है तो उसको आप लोग फॉरेस्ट विलेज का नाम आप लोग दे देते हैं। तो रेवेन्यू विलेज क्या है, फॉरेस्ट विलेज क्या है, और किसके बेस पर यहां पर ये इनको बेसिकली स्टेटस दिया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब यहां पर आप लोगों को देखना है बेसिकली, अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट विलेज के बारे में, तो सेंसस यानी कि जनगणना 2011 की अगर आप लोग देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर 41, उत्तराखंड के अंदर 421, उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए आप लोगों से ना कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, आप लोग अगर मान लीजिए गांव से निकल कर आते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों से पूछ लो, पता चला आप लोगों का गांव भी पता चला फॉरेस्ट विलेज के अंदर ही है, ठीक है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को होना चाहिए, तो इसलिए याद रखिएगा। इसलिए एक बार इनको लिखकर भी आप लोग देख लेना कि आप लोग कौन से एरिया से आप लोग आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर 41 यानी कि 41, उत्तराखंड के अंदर यहां पर 421 यानी कि यहां पर 421, उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर 89, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से आप लोगों को यहां पर 89 देखने को मिलेंगे, ठीक है। 89 और 79 में डिफरेंस समझिएगा, 89 90, 79 80, ठीक है, तो इनको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 89 आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। सिक्किम के बारे में बात करें तो 51 आप लोग को देखने को मिलेगा। आसाम के बारे में बात करें तो यहां पर 897, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है आज के डेट में, ये हैं 11,065 यानी कि 11,165, क्या कह रहे हैं 11,000, कभी कभी ना नंबरिंग में काफी उल्टी सीधी काम करता हूं मैं, तो यहां पर इसको देखना, ठीक है। तो 1165 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर पूछे सबसे ज्यादा आज के डेट में कहां पर है, तो यह मध्य प्रदेश के अंदर, तो 1165 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि फॉरेस्ट विलेज के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप लोग कौन से राज्य से निकल कर आते हैं आप लोग देखना, और यहां पर क्या आप लोगों के राज्य का नाम है, तो आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। टोटल मिलाकर जनगणना जो है उसके हिसाब से बात करूं तो 4,526 आज के में 2011 के सेंसस के हिसाब से फॉरेस्ट विलेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब ये तो मैंने फॉरेस्ट विलेज कर दिया। अब फॉरेस्ट विलेज में से जो रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट किए गए हैं तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो फॉरेस्ट विलेज टू रेवेन्यू विलेज, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ही कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहां पर 925 के करीब यानी कि 925 फॉरेस्ट विलेज जो थे वो कन्वर्ट कर दिए गए रेवेन्यू विलेज में, ठीक है। महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर बेसिकली 73, इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे 421, वेस्ट बंगाल में 86, उड़ीसा में 22, यहां पर गुजरात में हो गए बेसिकली 196, ठीक है।
तो यहाँ पर गुजरात में 196 हो गए। उत्तर प्रदेश में आप लोग यहाँ पर टोटल मिलाकर जो आउट ऑफ द 12 यहाँ पर बेसिकली फॉरेस्ट जो है अभी यहाँ पर जो सेटलमेंट देखने को मिले और 6 अभी कन्वर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि आप लोग इन राज्य के अंदर आते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। फॉरेस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, रेवेन्यू विलेज का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर इन एरिया से आते हैं तो इनके बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। बोला यह गया कि 70 साल पूरे हो गए यहाँ पर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर फिर भी बेसिक एमिनिटीज से यहाँ पर ये अभी इनको मिल नहीं पा रही थी। पर लेकिन जैसे यहाँ पर योगी जी आते हैं चीफ मिनिस्टर बन के, तो बोला जा रहा है कि इनके द्वारा यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड कराया गया, कई सारी चीजें, जैसे पक्का घर हो गया, टॉयलेट हो गया, पावर सप्लाई हो गया, एलपीजी के कनेक्शन हो गए, इवन पोर्टेबल वाटर सप्लाई भी हो गई यहाँ पर, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर पानी को ले जाना, राशन कार्ड हो गए, आयुष्मान जो यहाँ पर हेल्थ कार्ड हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई। तो इसलिए यहाँ पर राम राज्य का मतलब क्या होता है, सब खुश रहे। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर वेनतंगिया जो विलेज है वो वहां पर राम राज्य आ गया है, ये कॉन्सेप्ट यहां से इनके द्वारा बोला गया। और बोला गया यू वनतंगिया पीपल, यानी कि योगी जी बोल रहे हैं कि गांव वालों आप लोगों को थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, अपने आप को साथ में लेकर चलना है। इसी के साथ में जो फॉरेस्ट जहां आप लोग रहते हैं जंगल में, उसको तो प्रोटेक्ट करना ही आप लोगों को। इसी के साथ में जो वाइन ये लिकर वगैरह ये सब चीजें करते हो, इनको छोड़ दो। यानी कहने का मतलब ये अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस देकर चलो। इसी के द्वारा इनके द्वारा यहां पर यह भी बोला गया कि बच्चों को स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दो, ट्राइबल कम्युनिटी है उससे, ताकि और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। फ्री एजुकेशन दी जा रही है, उनको फ्री टैबलेट तक भी प्रोवाइड कराए गए, स्मार्टफोन प्रोवाइड कराए गए कोविड-19 के टाइम पर, जब यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, ताकि वहां पर एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जा सके। योगी जी के द्वारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की भी यहाँ पर बढ़ाई की गई। बोला गया कि अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम किए गए हैं, तो वो भी काफी एक बड़ी बात है, खासकर और कोविड-19 की वैक्सीन जो फ्री प्रोवाइड कराई गई है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि 5 रुपए जो है यहाँ पर बेसिकली 5 रुपए जो है यहाँ पर बेसिकली पेट्रोल और 10 रुपए जो है उसको डीजल को अभी यहाँ पर कम किया गया है, ठीक है। तो इसके चलते इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। हालांकि चाहे तो स्टेट भी कम कर सकता है, क्योंकि स्टेट जो है वो यहाँ पर लगभग पेट्रोल के ऊपर 25 रुपए और डीजल के ऊपर लगभग 14 रुपए के करीब यहाँ पर वेट लगाता है। वेट क्या होता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और सेंटर क्या लगाता है, सेंटर लगाता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो स्टेट लगाता है वेट और सेंटर लगाता है एक्साइज ड्यूटी। तो एक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट जो कि यहां पर नेक्स्ट ये आर्टिकल जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में जो फूड के जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस बढ़ गए हैं, यानी कि वो जो खाने लायक चीजें हैं उनके प्राइस यहां पर काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर वर्ल्ड फूड जो प्राइस है वो जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर काफी सारी बातें बताई गई हैं, और ये बताई गई है बेसिकली यूनाइटेड नेशन की जो फूड एजेंसी है उसके द्वारा यहाँ पर बातें बताई गई है। तो देखिए दिक्कतें क्या होती हैं, अगर फूड का प्राइस यहाँ पर बढ़ता है तो उससे दिक्कत क्या निकल कर आती है, उससे दिक्कत निकल कर आती है कि जो अमीर आदमी है वो तो खाता रहेगा, पर लेकिन जो गरीब आदमी है उसका क्या होगा। तो उसके चलते यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछूं जो वर्ल्ड फूड डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो नीचे कमेंटों से बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, अक्टूबर के महीने में आता है, इतना आप लोगों को बता देता हूँ, पर फिलहाल आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए कई बार क्या होता है आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आप लोग उनके बारे में क्लैरिटी रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, पर लेकिन क्लैरिटी नहीं रहती है तो फिर दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलती है। तो अभी बोला यह गया है कि फिलहाल जो है यहाँ पर जो बेसिकली रोम बेस्ड जो यहाँ पर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में अगर बात करें तो कई सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। देखिए दिक्कत क्या देखने को मिलती है, दिक्कत ये देखने को मिलती है आज के डेट में अगर प्रॉपर वे में इंसानों को फूड प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पर इस तरीके से ये इंसानियत के नाते अगर आप लोग बात करोगे तो ये काफी एक गलत चीज हो जाती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है आप लोगों को पता है वो कि एक प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है जिसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में फूड को प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, ताकि लोग जो है कम से कम भूखे न मरे, कम से कम खाने के वजह से लोग जो भूखे न मरे। तो ये बेसिक पर्पज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी चीज के ध्यान रखते हुए यहाँ पर लोगों को पता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है 2020 में क्या किया गया था, 2020 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कि लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। अब की बार नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर इनका बेसिक टारगेट क्या होता है, बेसिक टारगेट ये होता है बेसिकली कि किस तरीके से यहां पर लोगों तक खाना पहुंचाना है, ठीक है। तो ये इनका टारगेट देखने को मिलता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर इन्होंने खुद ही बता दिया रोम यानी कि इटली के अंदर में है, और इसको फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1945 में इसको फाउंड किया गया था। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर भी आप लोगों का यहीं पर ही है, अभी बता ना मैंने कि वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया था, ठीक है, तो बताइएगा। तो बोला जाता है इसका मोटो जो है लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि सबके लिए कम से कम खाने के मतलब रोटी के टुकड़े खाना होना चाहिए। तो ये इनके द्वारा टारगेट स्टार्ट किया गया
चाहिए था। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, कोविड-19 के चलते हर महीने लगभग 3% जो है वो कमोडिटी जो खाने का जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए उनके द्वारा 3 मेन रीजन बताए गए हैं। तो आंसर राइटिंग में भी कहीं लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग याद रखते हैं। एक तो ये बोला गया रिड्यूस हार्वेस्ट बाय द बिग एक्सपोर्टर, यानी कि जो बिग एक्सपोर्टर है जैसे कि कनाडा हो गया, रसिया हो गया, यूएसए हो गया, ये इनके द्वारा हार्वेस्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, जिसके चलते यहां पर पैदावार कम हो गई, तो यहां पर लोगों को उसका प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो 5% यहां पर देखने को मिलेगा। वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करें तो 9.6 आप लोगों को देखने को मिलेगा। माइग्रेंट वर्कर जो है उनकी शॉर्टेज निकल कर आ रही है यहां पर, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। आप लोग सोचिए पहले क्या होता था, लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर काम करते थे, पर लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दिक्कत निकल कर आती है। इटली के बारे में बात करें तो वहां पर आज के दिन में बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर पास्ता खाया जाता है, ठीक है, पास्ता पास्ता पास्ता, लोग खाओ पास्ता। उन्हें वांटेड मूवी में सलमान खान जब बैठा रहता है उस पे रेलवे ट्रैक पे, नहीं कहते पास्ता लेके आए मेरे लिए, क्या पास्ता तो खिलाते नहीं हो, तो कहते हैं पास्ता पास्ता, लोग खाओ पास्ता। तो डायलॉग याद आ गया मुझे। तो बेसिकली यहां पर ये है, आज के में बात करें तो इटली के अंदर इंपोर्ट किया था 40%, जो यहां पर वीट जो यहाँ पर विद कनाडा से और भी कई सारी चीजें सप्लाई की जाती हैं जिससे पास्ता बनता है। अगर यहाँ पर वो सप्लाई चेन टूट जाती है तो वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो पहला तो हो गया यहाँ पर जो उगाने वाले हैं उन्होंने उगाना बंद कर दिया। दूसरा, माइग्रेंट वर्कर नहीं पहुंच पा रहे, जहां पर पहुंच रहे थे उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। तीसरा क्या हो गया, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है, यानी कि सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, ठीक है। चौथा आप लोग बोल सकते हैं हाई एनर्जी कॉस्ट, यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी। तो 3 नहीं है 4 है बेसिकली, ठीक है। तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा बेसिकली। एक सेकेंड रुकिए। तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये 4 पॉइंट हो गए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर राइटिंग में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर ये पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। अभी यहां पर एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है वो है बेसिकली टिफिन बॉक्स बॉम्ब के बारे में। अभी हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में दीपावली वाले दिन जो टेररिस्ट थे उनका बॉम्ब ब्लास्ट करने का इरादा था। टिफिन बॉक्स क्या होता है, जब बच्चों के जो टिफिन होते हैं उनके अंदर बेसिकली बॉम्ब को सेट कर देना, ठीक है। तो टिफिन बॉक्स बॉम्ब इनको बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो टिफिन बॉक्स बॉम्ब जो है अभी यहां से रिकवर किए गए इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर से। तो ये काफी बड़ी दिक्कत है, आप लोग देखने को मिल सकती है। ये हमारी अमन और शांति की हमेशा खिल्ली उड़ाने पर लगे रहते हैं। तो ये काफी एक अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा फोकस देकर चलना चाहिए। मेरा बेसिकली यहां पर एक तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से आर्टिकल पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, पर लेकिन यहां पर बेसिक पर्पज ये बताने का कि जहां पर भी आप लोग रहते हैं ना, चाहे किसी भी एरिया में आप लोग क्यों ना रहते हैं, आप लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन आप लोग का इनके माइंड इनको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली बातें थी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, अगर चाहे कोई भी रिलीजन प्लेस क्यों ना हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे बहुत पवित्र जगह होती है, ठीक है। लोगों की श्रद्धा होती है इनके अंदर में। तो लोग एक तरीके से नहीं कि एक तरीके से रिलीजन को लोग अपने अंदर एक तरीके से समाये होते हैं, इतने ज्यादा कनेक्ट रहते हैं अपने अपने रिलीजन से। पर सोचिए अगर ऐसी किसी भी जगह पर अगर कोई सेक्सुअल असोल्ट होता है, कोई रेप होता है, किसी बच्ची के साथ में कोई गलत दुर्व्यवहार होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से शर्मसार करने वाली बात होती है, खासकर उस चीज के बारे में जिस पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं यहाँ पर भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, और वहीं पर ही कुछ ऐसी चीज हो जाए तो फिर लोगों का ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नजर आता है। तो अभी ये कंडीशन देखने को मिली रोम के अंदर में, बेसिकली कहां पर, ये बेसिकली जो पोप फ्रांसिस है, आप लोगों ने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले भी थे अभी यहां पर इनसे। तो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जाए तो रेप हुआ यहां पर, तो उसके चलते चीजों को अब सुधारने की कोशिश की जा रही है। कई बार ऐसे केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आने वाले टाइम में ऐसी चीजें नए देखने को मिले तो देखिए, ऐसे अगर आप लोग देखें कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वहां पर कई बार छोटी छोटी बच्चों के रेप होते हुए आप लोगों ने देखे, और आप लोगों को लग रहा है कि कई सारे ऐसे केसेस रिसेंटली अभी निकल कर आ चुके हैं। तो एथिक्स के अंदर अगर केस स्टडी आप लोग को बना दी जाए कोई, कि हाँ आप लोग उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली पोस्ट पर हैं, यानी कि आप लोग आईपीएस ऑफिसर हैं, और आप लोगों के एरिया में छोटी छोटी बच्चों के कई सारे रेप हो चुके हैं, तो आप लोग क्या बेसिकली प्रोग्राम चलाओगे, कैसे इन चीजों को टैकल करके चलोगे। तो यहां पर अगर कोई ऐसा आंसर आप लोग को लिखना हो ना, तो आप लोग ये मत बोलिएगा कोई पर्टिकुलर एक चीज को पढ़कर आप लोगों ने घुमा दिया। आप लोगों को पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है। सोसाइटी मतलब पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसी के साथ में स्कूल टीचर को भी आप लोगों को लेना पड़ेगा, और जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, और एक तरीके से अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, जैसे सत्यमेव जयते में मीर खान जी के द्वारा चलाया गया था। तो इस तरीके के प्रोग्राम के बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर एक बार को लोगों को जागरूक कर दोगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन पे कैसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कोई ऐसी गंदी चीजें न देखने को मिले, तो वो सारी चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो पोप फ्रांसिस जो है उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें अभी आप लोगों के सामने निकल कर आए, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग ये बेसिकली मोटी मोटी चीजें जो है ये आप लोग को पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन इनको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से कि कई डायमेंशन में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पर अगर जैसे किसी ने रेप किया, किसी का रेप हुआ, तो यहाँ पर जिसने रेप किया उसको भी ध्यान रखना है और जिसका रेप हुआ उसको भी ध्यान रखना है। जिसने रेप किया उसका क्या ध्यान रखना है, उसको बेसिकली जेल में डालकर जितना ज्यादा उसके ऊपर मतलब कठोर से कठोर जो भी उस टाइम पर प्रोविजन है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो, और जिसका रेप हो उसको रिहेबिलिटेशन में लेकर जाओ। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई प्रेगनेंसी बनती है तो उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराओ, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि प्यार का बच्चा है, वो एक तरीके से हेट का बच्चा है। ठीक है, एक तरीके से गलत तरीके से, तो उसको बाकी उसके ऊपर छोड़ दो कि उसको क्या डिसाइड करना है उस लड़की के ऊपर, कि उसको उसके ऊपर छोड़ दो, पर लेकिन उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बेसिक चीजें हैं यार, ये क्या ही बोले इनके बारे में, मतलब दुखता है जब ऐसे ऐसे न्यूज पढ़ते हैं ना, तो एक अलग से अंदर से दुख होता है कि मैंने कहा क्या चल रहा है ये सब। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है। ठीक है, आप लोगों ने देखा गेम से रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन, वो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी एग्जाम में कई सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर अभी ये चल रहा है बेसिकली, अभी आगे जो रिजल्ट आएगा वो आगे देखने को मिलेगा, फिर मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में डोमेस्टिक एक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप देखने को मिलती है, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, टीम जो रहती है यहाँ पर रणजी ट्रॉफी से निकाल कर लाई जाती है। टोटल मिलाकर नंबर ऑफ टीम कितने हैं, वो 38 है। ठीक है, करंट जो चैंपियन है वो तमिलनाडु क्रिकेट है आज के डेट में करंट चैंपियन। ठीक है, तो तमिलनाडु क्रिकेट टीम, इसका फॉर्मेट जो रहता है वो T20 रहता है। फर्स्ट एडिशन इसका 2006-07 में स्टार्ट किया गया था, और लेटेस्ट जो एडिशन है वो 2020-21 का, लास्ट एडिशन 2020-21 का देखने को मिला था, और अभी इसका लेटेस्ट एडिशन चल रहा है 2021 का। तो यहाँ पर जो नेम है फेमस क्रिकेटर जिनका नाम था सैयद मुश्ताक अली, इनके नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया ट्रॉफी का। तो ये इंडिया के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है ट्रॉफी। ठीक है, तो ये बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन अगर बने तो थोड़ा। ठीक है, हल्का सा आइडिया रखेंगे तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ओके, अभी यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज आ रही है कि बंगाल के जो मिनिस्टर हैं अभी यहाँ पर, जिनका नाम था यहाँ पर सुब्रता, ठीक है, मुखर्जी, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई 75 की एज में। तो यहाँ पर बेसिकली हालांकि ये बेसिकली हॉस्पिटल में मैंने कि एडमिट थे, इनको कल जो था डिस्चार्ज किया जाना था, पर लेकिन जो डिस्चार्ज करने से पहले यहाँ पर हार्ट अटैक आया और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर ममता बनर्जी, उनके द्वारा बोला गया कि उनको काफी बड़ा लॉस देखने को मिला, क्योंकि उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आते थे। ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन है, तो एक तरीके से हल्का सा वैसे नहीं है कि पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में अगर बन जाए वनडे टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से कई बार। ठीक है, बैंकिंग वगैरह में और इन सब चीजों में, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं और स्टेट पीसीएस के अंदर मैच करने के लिए भी आ जाता है। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहां पर ये न्यूज है कोविड-19 के बारे में। यूएसए के द्वारा यहां पर काफी बड़ी बात बोल दी गई कि जो बड़ी कंपनी है, जो बिग कंपनी है, उनको बोला गया है कि 4 जनवरी तक का टारगेट दिया कि सबको यहां पर वैक्सीनेट करना है और टेस्ट वगैरह करने हैं। तो उसके चलते न्यूज में आ गया है। तो आज के डेट में बात करें तो यहाँ पर 10 ऑफ मिलियन ऑफ अमेरिकन जो है आज के डेट में जो वर्क करते हैं अलग अलग कंपनीज में, तो 100 और मोर जो एम्प्लॉय है जिस भी कंपनी में, उसको वैक्सीनेट करना है 4 जनवरी से, यानी कि जो 100 या फिर उससे ज्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली कंपनी है उसको यहाँ पर बेसिकली इसके काम करने की बात की जा रही है। न्यू रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो बोला गया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनके द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था कि 84 मिलियन वर्कर जो हैं एक तरीके से एट मीडियम और लार्ज स्केल पर जो बिजनेस है उनमें यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, पर लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पर, अगर चीजों को देखा जाए अनवैक्सीनेटेड कितने हैं उसके बारे में भी कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उसको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में लेकर आ जाएगा। तो देखते हैं, हालांकि टफ है पर लेकिन जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। ओके, तो इसको यानी कि इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो ऐसे ही टफ प्रोविजन आप लोगों को अपने देश में भी जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कई जगह अभी फिर से केसेस की जो संख्या वो बढ़ती नजर आ रही है। जैसे केरला में अभी 7,545 न्यू केसेस देखने को मिले, जिनमें 136 के करीब लोगों की यहाँ पर रिसेंटली अभी डेथ भी होगी। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में सर्दी भी आ रही है तो वायरस फिर से पनपे, तो जितने हम लोग आज के ना कि लापरवाह होकर फिर से हम लोगों ने घूमना स्टार्ट कर दिया है, तो वो गलत चीजें, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिसेंटली अभी बहुत सारे एरिया में ऐसी भी चीजें कि डेथ हो रही है, पर लेकिन उनको नोटिस भी नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फिर कॉम्पनसेशन देने की बात आती है, तो कॉम्पनसेशन से बचने के लिए भी कई सारे ऐसे स्टेप यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, कई बार इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछ ले आती है। कॉम्पनसेशन की बात करूं तो मैंने आप लोग से डिस्कस भी किया था, पैसा कहां से दिया जा रहा है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। यानी कि पैसे के जब बारे में बात करते हैं तो पैसा कहां से निकल कर आ रहा है, तो वो आप लोगों को याद रखना है। तो कहां से निकल कर आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सुनिएगा, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है बेसिकली स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। तो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड यहां पर तैयार किया गया था, जिसके चलते इसके लिए पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोविड-19 के लिए पैसा देने के लिए ही तैयार किया गया था, नहीं, ये पहले से ही यहां पर था। अभी फिलहाल जो है इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, कोविड-19 के लिए भी पैसा आप ही प्रोवाइड कराएंगे,
13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको बताया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इसके चलते इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसको बेसिकली 10% के करीब तो ऐसा रहता है कि स्टेट के पास है फंड इसमें जिसको इमीडिएटली यूज किया जा सके। कोई एकदम ना कि बाढ़ आ गई कहीं पर, कोई दिक्कत होगी इमीडिएटली, तो ये आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। पर ये होता क्या, ये होता है ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड क्या होता है आप लोगों को पता था, मैंने आर्टिकल 275 के तहत आता है ग्रांट इन एड, जो इसको बेसिकली इस तरीके का होता है कि आप लोगों को रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ में याद रखना आर्टिकल 266 रहता है, वो किसके बारे में बात करते हैं, वो बेसिकली बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। आप लोगों को बताना है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल के अंदर में आता है। तो यहां पर इसको पैसे को जो दे दिया जाता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 148 में आता है, उसको पावर दे रखी है कि आप लोग इसके बारे में चेक करिए, ठीक है। तो ये इमीडिएट रिलीफ के लिए भी प्राइमरी फंड यहां पर यूज किया जाता है। जो ऐसे हैं स्टेट जहां पर जो जनरल कैटेगरी के स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है, तो यहां पर देखने को मिलेगा 75% यहां पर जो एसडीआरएफ दिया जाता है वो जनरल कैटेगरी के एरिया में, और यहां पर 90% जो देखने को मिलेगा वो यहां पर स्पेशल कैटेगरी में, सारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया, और यहां पर बेसिकली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आप लोगों को बताया था ना टोटल मिलाकर 11 थे यहां पर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी बन गया, वो एक अलग बात है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड ये चीज है। तो 13 फाइनेंस कमीशन आप लोग याद रखना, क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो यहां पर डॉक्टर विजय केलकर थे। 14 फाइनेंस कमीशन डॉक्टर वाई वी रेड्डी, 15 फाइनेंस कमीशन एन के सिंह, और इसी के साथ में फर्स्ट जो थे यहां पर इसके याद रखिएगा ये है के सी नगोई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। अभी फिलहाल फाइनेंस कमीशन जो है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में ये बेसिकली एक संवैधानिक बॉडी है, 1951 यानी कि 1951 में बनाया गया था, आर्टिकल 280 के तहत में आता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें तो यहां पर कैसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जो रिसेंटली अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी काम क्या होता है कि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, टैक्स का शेयर देखने को मिलेगा सेंट्रल स्टेट के बीच में, ये फाइनेंस कमीशन काम करता है, ठीक है। अभी यहां पर पॉपुलेशन को भी काउंट किया जाता है 1971 के सेंसस के हिसाब से, और यहां पर 2011 सेंसस के हिसाब से भी। अभी फिलहाल क्या था यहां पर 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया था, जो कि डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे, कि 42% शेयर देना चाहिए सेंटर को स्टेट को, पर लेकिन अभी इसको 41 कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था वो स्टेट हटाकर नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो 42 की जगह उसको 41 कर दिया, और 1% जो रिवेन्यू था उसका वो जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए इनके द्वारा दे दिया गया। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिटी रखनी है। फिर से यार वही बोलूंगा मैं आप लोगों से कि जैसे जैसे अभी सर्दी बढ़ रही है ना, दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को हेल्थ का ध्यान रखना है अपना भी, और इन चीजों को लापरवाही में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों ने डिस्कस किया, ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगेगी, आप लोग बता सकते हैं, और फीडबैक भी दे सकते हैं 10 में से अगर आप लोगों से मार्क्स देने की बात करें। और अब से टारगेट फिर से लिखना स्टार्ट करिएगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में जब तक नैनो मैगजीन आती है तब तक आप लोग कोशिश करो कि सारे टारगेट को अचीव करो। तो यानी कि मॉर्निंग से इवनिंग तक का आप लोगों के पास में प्लानिंग होनी चाहिए। तो क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले क्वेश्चन देखा डिटेल में, और इसमें 3 डायमेंशन जो मैंने आप लोगों को बताई है ये इंपॉर्टेंट है, और किन किन ये 5 पी क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा बेसिकली एक रिपोर्ट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। केरला के अंदर क्या चल रहा है ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब भी थे, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसका नाम था वेनतंगिया कम्युनिटी, उसके साथ में मैंने फॉरेस्ट विलेज और रिवेन्यू विलेज का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट क्या क्या प्राइस कहां पर चल रहा है, कौन कौन से राज्य में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के बारे में हम लोगों ने जाना, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पर रिसेंटली एक पर्सन की डेथ हुई, यहाँ पर इनके बारे में याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में बात की, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नोबेल प्राइज वगैरह वो सब चीजें जानी। टिफिन बॉम्ब बॉक्स के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों ने चर्च के अंदर जो घटनाएं देखने को मिल रही है वो समझा, और यूएसए के अंदर 100% वैक्सीनेशन की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 2-4 यहाँ पर सिंगल पॉइंट भी है, जैसे राहुल द्रविड़ को अभी यहाँ पर कोच बनाया गया, हेड कोच इंडियन टीम का, तो याद रखिएगा। फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करने की बात की जा रही है, एलकेजी यूकेजी यानी कि कर्नाटक के अंदर। एलकेजी और यूकेजी की फुल फॉर्म बताइए चलिए आप लोग, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पोल्यूशन बढ़ गया यहाँ पर, कई सारे रीजन बताए गए हैं। एक तो यहाँ पर बेसिकली जो खेतों में पुआली जलाई जाती है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में जो पटाखे वगैरह आप लोगों को देखने को मिले वो भी काफी बड़ा एक इशू था, ठीक है। इसी के साथ में जो वैक्यूलर पोल्यूशन होता है तो वो भी इशू था। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है। रेगुलर 2 वीडियो देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग बेसिकली करंट अफेयर को और अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो शाम को मिलूंगा नैनो मैगजीन के साथ में, इसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।